आज हम बात करेंगे हेल्थ एंड ईयर। जो ईयर होती है, हमारी वायु होती है, उसका हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ईयर पॉल्यूशन। तो ईयर पॉल्यूशन किन सब्सटेंस से या किन गैसेस से होता है? तो वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड को डायरेक्ट NO से दिखा दे रहे हैं। अब ये NO काफ़ी हो सकते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक जो वोलेटाइल होते हैं, मतलब एयर में क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, एयर पॉल्यूशन करते हैं। तो मेनली आपको याद रखना है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये एयर पॉल्यूशन को कॉज करते हैं। इनके हेल्थ पर इफेक्ट क्या पड़ेंगे, जैसे क्या, मतलब कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं, जैसे रेस्पिरेटरी डिजीज़, क्योंकि हम एयर को इनटेक करते हैं, हम जो इन्वायरमेंट की एयर है उसे इनटेक करते हैं और एयर से ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो मतलब एयर है, एयर से ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो जाता है, तो एयर अंदर जा रही है, तो ये जो इनके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये भी तो एयर के साथ लंग्स के अंदर जाएंगे, तो रेस्पिरेटरी डिजीजेस कॉज कर सकते हैं, जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, लंग कैंसर। ये क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की हमारी बीमारी है और ये बीमारी हो सकती है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हो सकती हैं, जैसे कि हार्ट की डिजीज़ हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है। प्री मैच्योर डेथ ड्यू टू लॉन्ग टर्म एक्सपोजर, अगर लंबे टाइम तक इन सब्सटेंस के ऐसी एयर के एक्सपोजर में रहोगे तो डेथ हो सकती है। प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस, जैसे लो बर्थ वेट, जो न्यू बेबी होगा, नए बच्चे का जो बर्थ होगा उसका वेट होगा वो कम होगा। क्या, वल्नरेबिलिटी इन चिल्ड्रन एंड एल्डरली, तो ये भी हो सकता है। वल्नरेबिलिटी कुछ खास है नहीं इस वर्ड का, मतलब एक तरीके से हम ये बोलें कि संवेदनशील, मतलब ससेप्टेबल, एक तरीके से ससेप्टेबल होते हैं क्या, चिल्ड्रन और एल्डरली, मतलब बच्चे और बूढ़े ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू ईयर, कि मतलब बूढ़े और बच्चों में डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हिंदी में आप पढ़ सकते हो आराम से। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के सोर्स की हम बात करते हैं। तो कुछ नेचुरल सोर्स हो सकते हैं, जैसे कि वाइल्ड फायर्स, मतलब जंगल में आग लग गई जिससे क्या हुआ, एयर पॉल्यूशन हुआ। डस्ट स्टॉर्म, धूल की आंधी आई उससे एयर पॉल्यूशन हुआ। वोल्केनिक इरप्शंस, मतलब कोई ज्वालामुखी वो फट गया, उसकी वजह से उसने बहुत सारी गैसेस निकली और उसने एयर पॉल्यूशन किया। मैन मेड सोर्सेस हो सकते हैं एयर पॉल्यूशन के, जैसे क्या, व्हीकल इमिशंस, जो गाड़ियाँ होती हैं, व्हीकल्स होती हैं, उनसे जो धुआं निकल रहा है उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस होती हैं और ये क्या करती हैं, एयर पॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, जैसे किसी इंडस्ट्री की, मतलब क्या होती है, मतलब उसमें चिमनी होती है एक, मतलब जिसमें क्या होता है, एयर जिससे निकलती है उसकी, ठीक है, एयर निकलती है, तो उससे हो सकता है। बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल्स, जो जीवाश्म ईंधन होता है उसको जलाने से, जैसे कि इसमें बोलने का मतलब है जो पेट्रोल है, डीजल है, उसे जलाने से। एग्रीकल्चर एक्टिविटी से भी हो सकता है, जो स्प्रे वगैरह करते हैं उससे हो सकता है, एग्रीकल्चर स्प्रे, उससे भी एयर पॉल्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट, इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इसका कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो इसके रेगुलेशंस के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एक्ट लाई जिसे बोला गया एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। कब, 1981। ये एक्ट कब आया, मतलब गवर्नमेंट स्टैंडर्ड एक्ट, या गवर्नमेंट स्टैंडर्ड ने क्या लाया, मतलब ईयर एक्ट लाया। ईयर एक्ट का मतलब नाम क्या था, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। कब, 1981 में। और क्लीनर टेक्नोलॉजी से हम कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मतलब जो फॉसिल फ्यूल पर डीजल और पेट्रोल की जो बाइक्स हैं, गाड़ियां हैं, उनको बंद करके हम इलेक्ट्रिक का यूज करें, तब हम बच सकते हैं इससे। पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन ऑन रिड्यूसिंग एक्सपोजर टू द पॉल्यूटेंट्स, तो मतलब पब्लिक को अवेयर करके, एजुकेट करके हम क्या कर सकते हैं, हम रोक सकते हैं पब्लिक को अवेयर करके, कि हम अवेयर करेंगे और बताएंगे कि इन चीज़ों से क्या होता है, एयर पॉल्यूशन हो सकता है और आप इन चीज़ों का यूज कम करें।
नेक्स्ट है नॉइस पॉल्यूशन। तो नॉइस पॉल्यूशन में मतलब हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं। नॉइस का मतलब होता है ध्वनि, ध्वनि से होने वाला प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण अगर ज़्यादा तेज आवाज़ आएगी तो क्या होगा, हियरिंग डैमेज होगा। मतलब जो कान होता है, कान के अंदर जो हियरिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो अपरटस होता है हियरिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसका डैमेज हो जाता है। तो प्रोलॉन्ग एक्सपोजर कैन लीड टू हियरिंग लॉस, जिससे क्या होता है, जैसे बोलते हैं हिंदी में कान का पर्दा फट जाना। तो एक तरीके से वही बात है कि ज़्यादा तेज आवाज़ में क्या होगा, जो मेम्ब्रेन है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, जैसे कान का पर्दा कहते हैं, वो डैमेज हो जाती है, जिससे क्या होता है, सुनने में दिक्कत होती है या आदमी सुन नहीं पाता है। कार्डियोवैस्कुलर इशूज़, तो क्या होता है, अगर तेज आवाज़ में कोई पर्सन लॉन्ग टाइम तक रह रहा है तो क्या होगा, इंक्रीज द रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, उसका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई रहेगा, हार्ट की डिजीज होने के चांसेस रहेंगे और स्ट्रोक होने के चांसेस रहेंगे। स्लीप डिस्टर्बेंस, मतलब नींद नहीं आएगी अगर आवाज़ ज़्यादा तेज है। तो इंसोम्निया हो सकती है। इंसोम्निया क्या होती है, नींद ना आने की बीमारी को इंसोम्निया कहते हैं। फटीग हो सकती है, मतलब थकान। स्ट्रेस एंड एंजाइटी भी हो सकती है तेज आवाज़ में। तो क्रोनिक एक्सपोजर रेसेस स्ट्रेस लेवल, मतलब स्ट्रेस का लेवल आपका बढ़ जाएगा, पर्सन ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगेगा। रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी, अगर साउंड ज़्यादा होगी तो आपके काम करने का जो प्रोडक्शन है, एक तरीके से आप जितना काम जितनी एफिशिएंसी से कर पाते थे, साउंड की प्रेजेंस में उतनी एफिशिएंसी से नहीं कर पाओगे। तो मतलब आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, मतलब प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो अफेक्ट कंसंट्रेशन को अफेक्ट करता है और परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। तो आप पढ़ सकते हो आराम से। सुनने की समस्या हो सकती है, हृदय संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, नींद में विघटन, तनाव और चिंता, उत्पादकता में कमी, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। वल्नरेबल ग्रुप क्या होते हैं, मतलब ऐसे एज ग्रुप जिसमें इससे ज़्यादा डिजीज़ होती हैं या इस एज ग्रुप में ज़्यादा दिक्कत होती है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है चिल्ड्रन में, एल्डरली में और वर्कर्स में। तो एल्डरली का मतलब होता है 60 प्लस वाले। तो चिल्ड्रन, एल्डरली और जो वर्कर्स होते हैं जो नॉइसी इन्वायरमेंट में, मतलब ऐसे इन्वायरमेंट में काम करते हैं जहाँ जो आवाज़ होती है, ध्वनि होती है, वो बहुत तेज़ होती है, उनमें ज़्यादा रिस्क होता है मतलब इन डिजीज़ के होने का। ठीक है, इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, हम रेगुलेशंस ला सकते हैं। कुछ ऐसे रेगुलेशंस कि मतलब जो नॉइस होती है डेसिबल में मेजर करते हैं, 200 डेसिबल, 500 डेसिबल, मतलब एक रफली आइडिया दे रहे हैं, डेसिबल में मेजर करते हैं। ठीक है, तो इससे ज़्यादा ना होनी चाहिए। हमने एक लिमिट लगा दी कि 200 डेसिबल से ज़्यादा साउंड नहीं होना चाहिए, एक एक्ट ले आए। तो इस हिसाब से क्या है, 200 डेसिबल से अगर ज़्यादा कोई आवाज़ होगी तो आपको क्या होगा, फाइन देना होगा या आपको जेल भी हो सकती है। ये सारे रेगुलेशंस एक्ट लाने होंगे जिससे नॉइस लेवल पर एक लिमिट लगाई जा सके। अर्बन प्लानिंग टू रिड्यूस्ड एक्सपोजर, तो मतलब जो शहरीकरण की प्लानिंग करना चाहिए, जैसे शहर में होता है वैसे ही हमें हर जगह करना चाहिए कि नॉइस पर हमें प्रतिबंध लगाना चाहिए, रोकथाम करना चाहिए। साउंड प्रूफ बिल्डिंग्स एंड वर्क प्लेस, तो जो वर्क प्लेस है, काम करने की जगह है, वो साउंड प्रूफ होना चाहिए और जो बिल्डिंग्स है वो भी साउंड प्रूफ होना चाहिए, मतलब आवाज़ उनके अंदर ना जाए और ना उनसे बाहर आना चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस अबाउट रिड्यूसिंग नॉइस, पब्लिक को अवेयर करना चाहिए, पब्लिक से बात करना चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए कि वो कम से कम नॉइस प्रोड्यूस करें। नेक्स्ट आता है हमारा लाइट पॉल्यूशन, प्रकाश प्रदूषण। तो लाइट पॉल्यूशन होता कहाँ से, जो स्ट्रीट लाइट होती हैं, मतलब रोड पर लगी हुई लाइट होती है, उनसे हो सकता है। बिल्डिंग्स के अंदर कंटिन्यूअसली कुछ लाइट्स जलती रहती हैं, उनसे हो सकता है। बिल बोर्ड्स और एडवर्टाइजमेंट, जैसे जहाँ पर बिलिंग होती है वहाँ पर और एडवर्टाइजमेंट होता है वहाँ पर लाइटें कंटिन्यूअसली जलती रहती हैं। जैसे तुमने रोड पर क्या एलसीडी लगी देखी होगी, ठीक है, एलसीडी देखी होगी, तो उस पर क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट होता रहता है और रोशनी वहाँ से निकलती रहती है लाइट। ठीक है, सिक्योरिटी लाइट्स होती हैं जो कंटिन्यूअसली जलती हैं, इनसे क्या होता है, जो लाइट पोल्यूशन है वो हो सकता है या होता है। तो बस आपको नाम पता होना चाहिए, स्ट्रीट लाइट्स है, बिल्डिंग्स की लाइट है, या मतलब ऐसी लाइट्स जो कंटिन्यूअसली जल रही हैं या लाइट प्रोड्यूस कर रही हैं, तो उनसे क्या होता है, लाइट पोल्यूशन होता है। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए, बाकी ये थ्योरी वगैरह कोई काम की नहीं है, हिंदी में आप देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है,
हेल्थ इफेक्ट ऑफ लाइट पॉल्यूशन, जो लाइट पॉल्यूशन होता है वो हेल्थ पर क्या इफेक्ट डालता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो डिस्ट्रप्शन ऑफ स्लीप पैटर्न, जो स्लीप का पैटर्न है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो आर्टिफिशियल लाइट स्पेशली ब्लू लाइट्स इंटरफियर विद द प्रोडक्शन ऑफ मेलेटोनिन, अ हार्मोन दैट रेगुलेट स्लीप, लीडिंग टू स्लीप डिसऑर्डर्स और पुअर क्वालिटी ऑफ स्लीप। तो इससे क्या होता है, जो ब्लू लाइट होती हैं, जो ब्लू लाइट होती हैं वो क्या करती हैं, मेलेटोनिन, मेलेटोनिन एक हार्मोन होता है, उसके प्रोडक्शन को क्या करती हैं, कम कर देती हैं, कम कर देती हैं, उसके प्रोडक्शन को क्या डिक्रीज कर देती हैं। और ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है स्लीप को रेगुलेट करता है। तो रेगुलेट नहीं हो पाएगी स्लीप रेगुलेट नहीं हो पाएगी तो स्लीप क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी। और जो मेलेटोनिन हार्मोन होता है वो कहाँ से निकलता है, वो निकलता है पीनियल ग्लैंड से। पीनियल ग्लैंड हमारी बॉडी में होती है, मतलब बॉडी में नहीं बोलेंगे, मतलब जो हेड होता है वहाँ होती है, और वहाँ से निकलता है क्या, मेलेटोनिन। याद रखना, एक होता है मेलानिन, दोनों डिफरेंट हैं। मेलानिन क्या करता है, स्किन के कलर को, स्किन पिगमेंटेशन को रेगुलेट करता है, स्किन के पिगमेंटेशन को रेगुलेट करता है मेलानिन। और मेलेटोनिन क्या करता है, स्लीप को रेगुलेट करता है। और भी बहुत सारे इसके काम हैं, लेकिन एक स्लीप को रेगुलेट करना भी इसका काम होता है। इंक्रीज रिस्क ऑफ क्रोनिक कंडीशंस, जैसे पुअर स्लीप लिंक्ड टू इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। अगर कोई भी पर्सन कम सोएगा तो हार्ट डिजीज़ का खतरा बढ़ जाएगा, ओबेसिटी, मोटापा होने लगेगा, और क्या हुआ, डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आई स्ट्रेन, जो आँख है, आँख पर क्या होगा, तनाव पड़ने लगेगा और थकान आएगी। तो एक्सेसिव आर्टिफिशियल लाइट कैन कॉज डिस्कम्फर्ट, आई स्ट्रेन और हेडेक। तो आँखों में दिक्कत होने लगेगी, हेडेक, सर में दर्द होने लगेगा, जो लॉन्ग टाइम तक, लंबे टाइम तक अगर आर्टिफिशियल लाइट में कोई पर्सन रहता रहेगा। मेंटल हेल्थ इशूज़ आएंगे, क्योंकि अगर नींद पूरी नहीं होगी तो ऐसे समझ लो कि पूरी बॉडी डिस्टर्ब रहेगी। लॉन्ग टर्म डिस्ट्रप्शन ऑफ सर्केडियन रिदम, भाई स्लीप एक साइकिल होती है, उसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। लीड टू स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। तो अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आप स्ट्रेस में रहोगे, एंजाइटी में रहोगे, और क्या होगा, मतलब स्ट्रेस, तनाव, एंजाइटी क्या होती है, चिंता, डिप्रेशन क्या होता है, एक तरीके से क्या, मूड स्विंग डिप्रेशन, हिंदी में लिखा होगा क्या होता है, देख लें एक बार हम भी। डिप्रेशन अवसाद बोलते हैं, ठीक है, अवसाद। तो ये दिक्कतें होंगी। इम्पेयर्ड विजन, मतलब जो देखने में, मतलब अगर लॉन्ग टाइम तक आंखों के सामने अगर लाइट रहेगी तो क्या होगा, देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। ब्राइट, ज़्यादा चमकीली या पुअरली डायरेक्टेड लाइट कैन रिड्यूस विजुअल क्लियरिटी एंड क्रिएट ग्लेयर, मतलब एक तरीके से धुंधली इमेज दिखेगी, मतलब कोई भी चीज़ होगी वो धुंधली दिखेगी, वो साफ नहीं दिखेगी। तो ये होता है, हमने क्या बात कर ली, थोड़ा मतलब बॉडी पर क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे उसकी बात कर ली। अब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करते हैं। तो अगर लॉन्ग टाइम तक जो लाइट है, लॉन्ग टाइम तक लाइट रह रही है तो क्या होगा, जो इकोसिस्टम है वो गड़बड़ होगा। तो डिस्टर्ब्ड इकोसिस्टम, जैसे लाइट पॉल्यूशन अफेक्ट वाइल्ड लाइफ, स्पेशली नॉक्चर्नल एनिमल्स लाइक बर्ड, इंसेक्ट और मैराइन स्पीसीज। तो ऐसे एनिमल जो रात में एक्टिव होते हैं उन्हें नॉक्चर्नल एनिमल कहते हैं, वो रात में अपना शिकार करते हैं और रात में एक्टिव होते हैं, ठीक है। अगर क्या होगा, ज़्यादा टाइम तक लाइट जलती रहेगी, लाइट पॉल्यूशन होगा, तो ये नॉक्चर्नल जो एनिमल्स होते हैं इनकी भी लाइफ अफेक्टेड होगी, क्योंकि इन्हें ये लगेगा कि दिन है, और ये मतलब अपनी जो लाइफ साइकिल है वो पूरी नहीं कर पाएंगे। इंटरफियर विद एस्ट्रोनॉमी, तो ये आपके काम का नहीं है, ये छोड़ दो। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल की, मतलब जो सॉलिड वेस्ट होता है उसका डिस्पोजल कैसे होता है, ये आपके में टॉपिक है सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का, इसीलिए पढ़ा रहे हैं। तो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सॉलिड वेस्ट होते कितने टाइप के, तभी तो हम डिस्पोज करेंगे। तो सॉलिड वेस्ट के टाइप होते हैं, एक होता है हाउस होल्ड वेस्ट, जो घरों में वेस्ट बनता है, सॉलिड वेस्ट घरों में प्रोड्यूस होता है, उसे कहते हैं हाउस होल्ड सॉलिड वेस्ट। तो जैसे फूड स्कार्प्स हो गए, हमारे पैकेजिंग का सामान हो गया, हमारा जो पेपर है, प्लास्टिक है, ये सारे क्या हैं, हाउस होल्ड वेस्ट हैं जो घर में जनरेट होते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, जैसे जो वेस्ट फैक्ट्रीज में जनरेट हो रहे हैं, केमिकल्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में
कुछ सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है, वो क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है। बायोकेमिकल वेस्ट क्या होता है, मेडिकल वेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से मिलने वाला वेस्ट, जैसे कि सिरिंजेस होते हैं, ड्रेसिंग्स होते हैं, जो कॉटन होती है, ड्रेसिंग की कॉटन होती है, और बैंडेज वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें बायोकेमिकल वेस्ट में आ गए। अच्छा, कुछ होता है ई वेस्ट। ई वेस्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या है, डिस्कार्टेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड कंपोनेंट, इन्हें बोलते हैं ई वेस्ट। ये क्या होते हैं, सारे क्या होते हैं, सॉलिड वेस्ट में आते हैं, सॉलिड वेस्ट की ये कैटेगरी में आते हैं। तो ये देखिएगा आप, औद्योगिक कचरा, जैव चिकित्सा कचरा, ई वेस्ट, ठीक है। तो इनके मतलब मेथड क्या है, डिस्पोजल के मेथड क्या है, और ये थोड़ा आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, ठीक? आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। लैंडफिल्स, तो लैंडफिल्स में क्या करते हैं, वेस्ट इज डंप्ड एंड बरीड इन डेसिग्नेटेड एरियाज। तो कुछ एरियाज होते हैं जो ऐसे बनाए जाते हैं जहाँ पर जो कचरा होता है, सॉलिड वेस्ट होता है, या तो उसे डंप कर दिया जाएगा, मतलब क्या, गड्ढे में गाड़ दिया जाएगा, या बरीड कर दिया जाएगा, मतलब जो जलने वाला होगा वो जला दिया जाएगा। और उनके लिए कुछ पर्टिकुलर एरियाज होते हैं जहाँ पर ये काम होता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड बट कैन कॉज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम लाइक ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन एंड मीथेन गैस रिलीज। तो इससे क्या होता है, अगर हम क्या करेंगे, जलाएंगे, तो जलाने पर क्या होगी, मीथेन गैस प्रोड्यूस होगी। प्लास्टिक को जलाएंगे तो मीथेन गैस प्रोड्यूस होगी। मीथेन गैस क्या करेगी, इन्वायरमेंट को क्या करती है, एयर पॉल्यूशन कॉज कर सकती है। अगर डंप कर देंगे हम तो क्या होगा, जो अंडरग्राउंड वाटर होगा वो क्या होगा, कंटामिनेटेड हो जाएगा। अंडरग्राउंड वाटर कंटामिनेटेड होने और मीथेन की वजह से इन्वायरमेंट डैमेज होने की वजह से ये क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं, मतलब इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाते हैं। इंसिनरेशन, तो इंसिनरेशन क्या होता है, बर्निंग वेस्ट एट हाई टेम्परेचर टू रिड्यूस्ड वॉल्यूम। तो इंसिनरेशन एक प्रोसेस होती है, उसमें क्या करते हैं, इंसिनरेशन में एक मशीन होती है, उसका टेम्परेचर इंसिनरेशन का कितना रखते हैं, लगभग रखते हैं 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस पर। हम क्या करते हैं, जो भी हमारा कचरा होता है, सॉलिड वेस्ट होता है, उसे क्या करते हैं, जला देते हैं, जिससे क्या होता है, उसका जो वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है। वॉल्यूम का मतलब होता है उसका जो आयतन होता है, मतलब पहले बहुत बड़े एरिया में था, अब वो छोटे एरिया में आ जाएगा जलकर, ठीक है। इट प्रोड्यूस एस क्या होती है, राख को प्रोड्यूस करता है, जला देगा और राख बना देगा। मे रिलीज हार्मफुल गैसेस इफ नॉट प्रॉपरली मैनेज्ड, अगर इसको प्रॉपरली मैनेज नहीं किया जाएगा तो बहुत सारी हार्मफुल गैसेस बनेंगी। जैसे यहाँ मीथेन प्रोड्यूस हो रही, ऐसे यहाँ पर भी बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस होंगी जो क्या करेंगी, एयर पॉल्यूशन को कॉज करेंगी। रिसाइकलिंग हम कर सकते हैं, जैसे क्या है, रीप्रोसेसिंग मटेरियल, जैसे कि प्लास्टिक है, ग्लास है, पेपर है, टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स, इनको गलाकर दोबारा हम इनसे क्या करते हैं, प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। इट रिड्यूस्ड वेस्ट एंड कंजर्व रिसोर्सेज, ये क्या करता है, जो वेस्ट है उसको रिड्यूस करता है, और जो हमारे पास पहले से प्लास्टिक है या कचरा है, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो भी संसाधन हैं, उनको वेस्ट होने से बचाता है, उनका रीयूज करना हमें बताता है कि रीयूज कर लेंगे तो हमारे पास वो बचेंगे, कंजर्व होंगे। कंपोस्टिंग, तो इसमें क्या होता है, डीकंपोजिंग ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे कि फूड स्कार्स होते हैं, जो फूड मटेरियल होते हैं, यार्ड वेस्ट होता है। यार्ड वेस्ट मतलब क्या होता है, यार्ड वेस्ट होता है, शायद मुझे हिंदी नहीं मालूम है, देख लेता हूँ एक बार, यार्ड वेस्ट क्या होता है, दिया नहीं है नेट पर भी, तो कोई ना कोई वेस्ट होगा, आपके में स्पेसिफिक नाम नहीं आएगा, ठीक है, आपके में बस इतना आएगा, ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू फर्टिलाइजर्स। तो यार्ड वेस्ट हो सकता है जैसे जो मतलब जो एक तरीके से जो मल वगैरह होता है उसे बोल सकते हैं, ठीक है। मल वगैरह होता है, फीकल मैटर जो एनिमल का होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा, उसे एक तरीके से बोल सकते हैं, शायद कंफर्म नहीं हूँ मैं, ठीक है, आप देख लेना अगर हिंदी इसकी जानना हो। तो जो ये सब क्या होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। अब ऑर्गेनिक वेस्ट से हम क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइजर को तैयार कर सकते हैं, इट रिड्यूसेस लैंडफिल बर्डन, ये जो लैंडफिल का बर्डन होता है, मतलब जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, जो लेबोरेटरी में बने होते हैं, उनका जो बर्डन होता है वो कम करता है, और रिसाइकिल करता है न्यूट्रिएंट्स को बैक इनटू एनवायरनमेंट में। मतलब जो ह्यूमन ने खाया कुछ भी या ह्यूमन का फूड है, वो दोबारा उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर था वो अर्थ में चला गया।
अर्थ या ग्राउंड या ज़मीन में चला गया, अब वो ज़मीन से दोबारा प्लांट में आ जाएगा, प्लांट को ह्यूमन खाएगा, फिर से वो जाएगा। तो एक तरीके से क्या होती है, रिसाइकलिंग होती रहती है और वेस्ट नहीं होता है, वेस्ट नहीं होता है। वेस्ट टू एनर्जी, तो कन्वर्टिंग नॉन रिसाइकेबल वेस्ट इनटू द यूजेबल एनर्जी, हीट, इलेक्ट्रिसिटी थ्रू प्रोसेस लाइक इंसिनरेशन और एनएरोबिक डाइजेशन। तो एनएरोबिक डाइजेशन जब कराते हैं, बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो ये जो हमारा कचरा है इस पर क्या करते हैं, एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, वो ग्रो करते हैं और गैसेस को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे H2S होती है, मीथेन होती है, मीथेन वगैरह, इन सारी गैसेस को प्रोड्यूस करते हैं, जिनका यूज हम मतलब आग जलाने में या लाइटनिंग में हम कर सकते हैं। और क्या होता है, जो नॉन रिसाइकिल वेस्ट होता है, जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट वगैरह होता है, उसको जलाकर या इंसिनरेट करके हम क्या कर सकते हैं, हीट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये आप पढ़ सकते हो, लैंडफिल्स, इंसिनरेशन, पुनःचक्रण, कंपोस्टिंग, वेस्ट टू एनर्जी, वेस्ट से एनर्जी को जनरेट करना। इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ इम्पैक्ट्स, तो जो इन्वायरमेंट है और हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे जो हमारा जो सॉलिड वेस्ट है उसकी वजह से। तो इससे क्या हो सकता है, एयर पॉल्यूशन हो सकता है जब हम इंसिनरेट करेंगे और इम्प्रॉपर डिस्पोजल करेंगे, रिलीज करती टॉक्सिक गैसेस एंड पर्टिकुलर मैटर, जो क्या करता है, मतलब बहुत सारी डिजीजेस को कॉज करता है। वाटर कंटामिनेशन हो सकता है, क्योंकि अगर हम नीचे दबा देंगे तो अंडरग्राउंड वाटर का कंटामिनेशन हो सकता है। वेक्टर बॉर्न डिजीज़, हम पढ़ चुके हैं वेक्टर बॉर्न डिजीज़, तो अगर गंदगी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हो सकती हैं, जैसे कि मॉस्कीटो से फैलने वाली डिजीज़ बढ़ सकती हैं। पुअर वेस्ट मैनेजमेंट अट्रैक्ट रोडेंट्स, रोडेंट्स आ सकते हैं, चूहे, इंसेक्ट्स, पैथोजन कैन स्प्रेड डिजीज़ लाइक मलेरिया, डेंगू, कॉलरा। तो ये मतलब वेक्टर से बॉर्न होने वाली, वेक्टर से फैलने वाली डिजीज़ हैं। अगर कचरा ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इनकी ग्रोथ बढ़ जाएगी, रोडेंट है, इंसेक्ट्स है, पैथोजन की, और इनसे मलेरिया, डेंगू, कॉलरा जैसी बीमारी का जो खतरा है वो बढ़ जाएगा। वायु प्रदूषण, वाटर कंटामिनेशन, वाटर प्रदूषण। अब हम मैनेज कैसे कर सकते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो हम वेस्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो सबसे पहला हम क्या कर सकते हैं, सेग्रीगेट कर सकते हैं वेस्ट को, पब्लिक को अवेयर कर सकते हैं कि आप कम कचरा जनरेट करो, और कुछ रेगुलेशंस एक्ट हम ला सकते हैं। तो सेग्रीगेशन का मतलब सेपरेटिंग वेस्ट इनटू कैटेगरीज, जो वेस्ट है उसको सेपरेट कर दो, जैसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसे अलग कर दो। बायोडिग्रेडेबल का मतलब है जो ऐसा वेस्ट है जिसे हम रिसाइकिल कर सकें, मतलब बायोडिग्रेडेबल है, अगर ज़मीन में हम दबा देंगे तो वो दबाने के बाद क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्गेनिक मैटर में, जिसका ज़मीन में फर्टिलाइजर की तरह हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। रिसाइकिलिंग, रिसाइकिलेबल का मतलब होता है ऐसा वेस्ट जो रिसाइकिल हो सकता है, मतलब हम दोबारा उसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक है उसे हमने गला लिया और नए आइटम बना लिए। हैजार्डस वेस्ट, ऐसा वेस्ट जो मेडिकल फील्ड में जनरेट हो रहा है, हॉस्पिटल्स में जनरेट होता है, लेबोरेटरी में जनरेट होता है या रिसर्च लैब में जनरेट होता है, तो उसको हम अलग कर लेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे पैथोजन हो सकते हैं और उससे डिजीज़ होने के चांसेस हो सकते हैं, तो उसको हम सेग्रीगेट करके अलग भेजेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है वो कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। पब्लिक को अवेयर करें कि वो कम कचरे को प्रोड्यूस करें और प्रॉपर उसे मैनेज करें। ठीक है, प्रॉपर मैनेज करके उसे डिस्पोज करें। और रेगुलेशंस का मतलब है वेस्ट मैनेजमेंट रेगुलेशंस लाने चाहिए इंडिया में, और कुछ लाए भी गए हैं वेस्ट को मैनेज करने के लिए। कंट्रोल ऑफ सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट का मतलब कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो पहला क्या है, मतलब सॉलिड वेस्ट को जनरेट होने से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो वेस्ट मिनिमाइजेशन, तो रिसाइकिल हम कर सकते हैं इसमें वेस्ट को सोर्स बाय यूजिंग फ्यूअर मटेरियल्स एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स वही जो फूड वगैरह होता है, तो इस कचरे को हम क्या कर सकते हैं, मतलब रिसाइकिल कर सकते हैं, एक तरीके से ज़मीन में हम डाल सकते हैं, जिससे क्या है वहाँ फर्टिलाइजर्स बन सकते हैं। सेग्रीगेट करके हम क्या कर सकते हैं, मतलब कंट्रोल कर सकते हैं सॉलिड वेस्ट के जनरेशन को। जब सेग्रीगेट कर लेंगे तो हम बायोडिग्रेडेबल हमारा क्या होगा, यूज हो जाएगा, रिसाइकिल वाला भी यूज हो जाएगा, तो खतरनाक वाला हमारा एक बचा हैजार्डस वाला।
तो इसको हम क्या करेंगे, इंसिनरेट कर देंगे या डिसइंफेक्टेंट कर देंगे, कुछ भी हम कर देंगे, स्टरलाइज कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। रिसाइकिल कर सकते हैं, हम रीयूज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, वेस्ट हमारा कम जनरेट होगा, हमारा जो वेस्ट होगा वो कम जनरेट होगा। हम रिसाइकिल कर सकते हैं, जैसे पेपर है, प्लास्टिक है, इसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, इसको गलाकर हम दोबारा बना सकते हैं। तो एक चीज़ याद रखना है, इसमें सारा कुछ आपको याद नहीं करना है, बस आपको रफली समझना है कि ओपनली दिमाग से समझना है कि हम, हाँ, अगर हमारे पास कचरा है तो हम कचरे का क्या क्या कर सकते हैं, बस। और वहाँ आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, सब्जेक्टिव पेपर नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा तो आप कैसे भी, मतलब ऑब्जेक्टिव पेपर को 4 ऑप्शन होंगे, आप आराम से समझ जाओगे कि इसका कौन सा ऑप्शन ठीक हो सकता है, इसका कौन सा ऑप्शन ठीक हो सकता है, आप रफली समझ जाओगे। तो आपको सारा कुछ याद नहीं करना है इसका, बस आपको रफली अपने दिमाग में इमेज बनाकर रखना है कि क्या हो सकता है, ठीक है। हम एफिशिएंट कलेक्शन कर सकते हैं कचरे का और बढ़िया से उसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो हमारा पॉल्यूशन होगा, सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन, वो क्या होगा, कम हो जाएगा। क्योंकि अगर हम कलेक्ट अच्छे से करेंगे तो हम अलग अलग कैटेगरी में उसे, मतलब अलग अलग कैटेगरी में हम उसे रिसाइकिल कर सकते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं, और उसे हम हैजार्ड को क्या कर सकते हैं, इंसिनरेट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं और डिस्पोजल हम कैसे करते हैं। हम जो सॉलिड वेस्ट है उसका ट्रीटमेंट करेंगे, और डिस्पोज कैसे करते हैं, कंपोजिट कर सकते हैं, कंपोजिटिंग ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसके हम क्या बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं, ठीक है, उसकी खाद बना सकते हैं। इंसिनरेट कर सकते हैं नॉन रिसाइकिल वेस्ट को, मतलब हम गला सकते हैं उसे। सैनिटरी लैंडफिल्स विद प्रॉपर मैनेजमेंट, मतलब लैंडफिल में दबा सकते हैं कुछ भी वेस्ट को, ठीक है, लेकिन प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ, जो दबने लायक हो उसी को। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्थ्रोपोड्स बॉर्न डिजीज, ऐसी डिजीज जो आर्थ्रोपोड से होती हैं। आर्थ्रोपोड्स का मतलब होता है इंसेक्ट, जो इंसेक्ट से फैलने वाली डिजीज हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारी पहली डिजीज कौन सी है, मलेरिया। मतलब जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स को क्या कहते हैं हिंदी में, क्या, आर्थ्रोपोड्स को तो कृमि कहते हैं, तो इंसेक्ट्स को क्या कहते हैं, कुछ भी कहते हो, नीचे होगा, नहीं लिखा है, इंसेक्ट्स बॉर्न डिजीज़ होती हैं। तो इंसेक्ट्स, मैं एक सेकंड देखकर आपको बताता हूँ। हिंदी में क्या कहते हैं, इंसेक्ट्स को कहते हैं कीट, कीट पतंगे, कीट कहते हैं, या कीड़ा कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, या कीट पतंगे कहते हैं, ये सारे नाम हैं इसके, ठीक है। तो मलेरिया सबसे पहले, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको अब तक जो भी पढ़ाया है 2 लेक्चर्स में, आज ये दूसरा लेक्चर है, जितना भी पढ़ाया है, या इस पूरे चैप्टर के एक लेक्चर इसके बाद और आएगा 3, आपको कुछ भी पता ना हो तो आपको बस ये पता हो आर्थ्रोपोड्स बॉर्न डिजीज़ ये क्या होती हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, तो इसके बारे में आपको पता हो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मलेरिया का वेक्टर क्या है, वेक्टर का मतलब है जो इस डिजीज़ को फैलाता है, जो इस डिजीज़ को फैलाता है, तो वो क्या होता है, एनाफ्लीज मॉस्किटो। तो मलेरिया क्या होता है, मलेरिया किससे होती है, पैथोजन क्या होता है, प्लाज्मोडियम स्पीसीज। तो प्लाज्मोडियम एक क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है, प्लाज्मोडियम एक क्या है, प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोअन है, ठीक है। ये प्रोटोजोअन क्या करता है, ह्यूमन बॉडी में चला गया, ये प्रोटोजोअन कहाँ गया, ह्यूमन बॉडी में गया, ठीक है। अब ह्यूमन बॉडी में चला गया, ह्यूमन बॉडी से ये क्या हुआ, ह्यूमन बॉडी में अब एनाफ्लीज मॉस्किटो ने क्या किया, ह्यूमन बॉडी इन्फेक्टेड है, ये ह्यूमन इन्फेक्टेड है, ठीक है, इन्फेक्टेड है। अब जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो होती है, एनाफ्लीज से अच्छा नाम है फीमेल एनाफ्लीज, याद रखना, एनाफ्लीज नहीं, सिर्फ फीमेल एनाफ्लीज, ये इंपॉर्टेंट है। फीमेल में, एक सेकंड आप रुको बस, फीमेल मैं कर दूं यहाँ, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, ठीक है। तो क्या होता है, आपको याद रखना है, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। तो इसने क्या किया, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो ने क्या किया, बाइट किया, इस इन्फेक्टेड ह्यूमन को क्या किया, बाइट किया। अब बाइट किया तो जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोअन ह्यूमन के अंदर था वो क्या, इसके अंदर चला गया। अब इसके अंदर चला गया, इसने एक हेल्दी, ये क्या है, हेल्दी पर्सन को बाइट किया, हेल्दी पर्सन को काटा, तो ये जो प्लाज्मोडियम था फिर हेल्दी पर्सन में चला गया, हेल्दी पर्सन को क्या किया, फिर इन्फेक्टेड किया, और फिर इन्फेक्टेड पर्सन ये हो गया, फिर काटा, फिर ऐसे हो गया।
तो ये साइकिल इसकी चलती रहती है, ठीक है। और ये प्लाज्मोडियम स्पीसीज से होता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम की 5 स्पीसीज होती हैं जिनसे होता है, जैसे प्लाज्मोडियम बाइबैक्स होता है, प्लाज्मोडियम मलेरी होता है, प्लाज्मोडियम पेल्सिफरम होता है, प्लाज्मोडियम ओवेल होता है, प्लाज्मोडियम नॉलेसी होता है। ये 5 स्पीसीज होती हैं जिससे क्या होता है, मलेरिया होता है, ठीक है। सिम्टम्स क्या होते हैं, देखो फीवर होगा, चिल होगा, स्वेटिंग मतलब बुखार आएगा, ठंड लगेगी, पसीना आएगा, हेडक होगी, सर दर्द होगा, नौसिया मतलब चक्कर आएगा एक तरीके से, जो उल्टी आने जैसी कंडीशंस होगी, और थकान होगी। हम कैसे इसका कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट्स का हम यूज कर सकते हैं, मतलब प्रिवेंट मॉस्किटो बाइट ड्यूरिंग स्लीप। सोते टाइम हम क्या सकते हैं, जो मतलब नेट्स होती हैं उनका यूज कर सकते हैं। इंडोर रेसिडुअल स्प्रेइंग, मतलब घर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं इंसेक्टिसाइड, जिससे क्या है जो घर के अंदर जो मॉस्किटो हैं वो किल हो जाए, मर जाएं। एंटी मलेरियल ड्रग्स का यूज कर सकते हैं, जैसे क्या होती है, क्यूनिन, बहुत फेमस ड्रग होती है क्यूनिन। एलिमिनेटिंग ब्रीडिंग साइट्स, जहाँ पर मच्छर की ग्रोथ होती है, जहाँ पर मच्छर क्या होते हैं, पैदावार होती है, उनको क्या करते हैं, उन साइट्स को एलिमिनेट कर दें, मतलब जहाँ पर रुका हुआ पानी है उसको हम एलिमिनेट कर दें। और मॉस्किटो जहाँ पर ब्रीड करते हैं उन जगह को, मतलब जैसे कि ज़्यादातर जो रुका हुआ पानी होता है, ठहरा हुआ, वहाँ होते हैं, वहाँ पर जो मॉस्किटो होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रीड करते हैं। तो हम पानी को ही हटा दें तो हम रोक सकते हैं। पढ़ लीजिएगा हिंदी में। आगे हम चलते हैं डेंगू फीवर, ये भी बहुत कॉमन है। तो इसका वेक्टर क्या होता है, इसका वेक्टर होता है एडीज मॉस्किटो। और कौन सा एडीज, एडीज एजिप्टी, एडीज एजिप्टी होता है इसका मॉस्किटो मतलब वेक्टर। पैथोजन क्या होता है, डेंगू वायरस से ये होता है। दो मलेरिया प्लाज्मोडियम स्पीसीज से होती, ये डेंगू वायरस से होता है, मतलब ये एक वायरल डिजीज़ है, वो क्या है, एक प्रोटोजोन से होने वाली डिजीज़ है। इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, बहुत तेज़ बुखार होगा, हाई फीवर, सीवियर हेडेक, बहुत तेज़ सर दर्द होगा, पेन बिहाइंड दी आइस, आँखों के पीछे दर्द होगा, रैसेस होंगे, मतलब स्किन पे ऐसे ऐसे स्पॉट बन जाएंगे, जॉइंट्स एंड मसल पेन होगा, मतलब क्या होगा, मसल्स में जो हमारी बॉडी है उसमें ऐंठन होगी, जकड़न होगी, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, मॉस्किटो को हम कंट्रोल कर लें, क्योंकि ये भी क्या होती है, एडिज मॉस्किटो से होती है, तो एडिज मॉस्किटो को हम कंट्रोल कर लें। एलिमिनेट ब्रीडिंग साइट्स जैसे वाटर कंटेनर्स और टाइटर्स, मतलब टायर्स, यहाँ पर क्या होता है, मच्छर की ग्रोथ होती है, इस मच्छर की हम क्या ग्रोथ को ही प्रिवेंट करते हैं, उन चीज़ों को हटाकर एलिमिनेट कर कर। मॉस्किटो रिपेलेंट्स, तो यूज क्रीम और स्प्रे टू प्रिवेंट बाइट्स, मतलब क्रीम और स्प्रे बॉडी पर, लोशन होते हैं वो बॉडी पर लगा लिए, जिससे जो मच्छर होगा वो बाइट नहीं कर पाएगा, काट नहीं पाएगा। इंसेक्टिसाइड्स ट्रीटेड नेट्स और स्प्रे, वही इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट्स का यूज करें। पब्लिक अवेयर क्या कैंपेन, तो एजुकेट कम्युनिटी, कम्युनिटी को एजुकेट करें कि एल्यूमिनेट करें वो ब्रीडिंग साइट्स, कहीं पर टायर है, टायर में पानी भरा है तो उस पानी को निकाल दें, जिससे क्या हो, वहाँ पर जो मच्छर है वो उसकी ग्रोथ ना हो पाए। तो ये सारे काम हम कर सकते हैं, पढ़ लीजिए आप। नेक्स्ट हम बात करते हैं चिकनगुनिया। चिकनगुनिया का भी वेक्टर क्या है, एडीज मॉस्किटो, इसका भी वेक्टर क्या है, एडीज मॉस्किटो है। इसका पैथोजन क्या है, चिकनगुनिया वायरस होता है, चिकनगुनिया वायरस से ये होता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसमें भी फीवर होता है, बुखार होता है, जॉइंट पेन होता है, इसमें जो जोड़ होते हैं जोड़ों का दर्द होता है, रैसेस होते हैं, स्किन के स्पॉट्स होते हैं, ऐसे हेडक होती है, सर दर्द और मसल पेन। तो मोर और लेस इसके भी सिम्टम्स किसकी तरह होते हैं, डेंगू की तरह होते हैं। डेंगू तो नहीं बोलते हैं, वैसे बोलते हैं डेंगी, ऐसे इसे डेंगी बोलते हैं, ठीक है, डेंगी की तरह होते हैं, डेंगू हिंदी में बोला जाता है ना, डेंगी की तरह होते हैं। इसके क्या होते हैं फीचर्स, सारे डेंगी की तरह। इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो मॉस्किटो को हम कंट्रोल करके इसे कंट्रोल कर सकते हैं। पर्सनल प्रोटेक्शन, जैसे मॉस्किटो नेट्स का हम यूज कर सकते हैं, रिपेलेंट का यूज कर सकते हैं, और प्रोटेक्टिव क्लोथ पहने जिससे कि मच्छर है वो बाइट ना कर पाए। कम्युनिटी इफर्ट्स क्या कर सकती है, जैसे कि पब्लिक को हम क्या करें, समझाएं कि पानी को कहीं पर ना रुकने दो, जिससे जो एडीज मॉस्किटो उसकी ग्रोथ हो, ठहरे हुए पानी को एलिमिनेट करें, ठीक है, ये कर सकते हैं। तो पढ़ सकते हो चिकनगुनिया के बारे में आप ये हिंदी में। तो आज हम इतना ही बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे जीका वायरस की, क्योंकि इसमें बहुत डिजीजेज हैं आगे, ठीक है। तो बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।
तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर कुछ आपको समझ ना आया हो तो टेलीग्राम पर आप पूछ सकते हो। और ये जो आर्थ्रोपोड्स बॉर्न डिजीज़ हैं ये सारी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अभी हमने जो पहले लेक्चर में पढ़ा है जो भी, इसमें बहुत सारा कुछ आपको याद नहीं करना है, बस मोटा मोटा याद रखना है पहले लेक्चर का, और दूसरे लेक्चर का भी जो बताया है बहुत ज़्यादा नहीं याद रखना है। इसमें मतलब जो वाटर पॉल्यूशन से होने वाली डिजीज़ हैं, जैसे क्या है पहले लेक्चर में ये वाटर बॉर्न डिजीज़, ये आपको याद रखना है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है पहले लेक्चर में, ठीक है, ये सारी आपको पता होना चाहिए। और सेकंड लेक्चर में आपको ये पता होना चाहिए, ये आर्थ्रोपोड्स बॉर्न डिजीज़ क्या होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। आपके लिए इतना मतलब ठीक ठाक है। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस 90% हैं, 90% प्लस चांसेस हैं कि आपका जब क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा इस चैप्टर में, 10% चांसेस है अदर जगह से आ जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।